सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन। तो आज अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे बच्चों आप सभी घर पे भी देखते हो कि अपनी जितनी भी आसपास की जितनी वस्तुएं बनी हुई हैं देखते हो, जैसे घर में बर्तन होते हैं, बर्तन भी क्या है? किसी खनिज पदार्थ से प्राप्त, यानी कि खनिजों से प्राप्त पदार्थों से ही क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। उसके अलावा घर में और भी कई, जैसे अपने मान लो मेरे पास ये पेन है, ये पेन भी क्या है? किसी खनिज के द्वारा बना हुआ है। तो आज अपने इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो खनिज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या किसकी चर्चा करेंगे? खनिज किसे कहते हैं, यानी कि खनिज। अब साधारण सी बात है, देखो खनिज होता है जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जिसका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब कैसे होता है देखो, यानी कि कोई भी पदार्थ होता है जो अपने को प्राप्त होता है वो प्राकृतिक मतलब अपने आप बनता है, वही क्या है? खनिज होता है। और ये खनिज अपने को कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो खनिज क्या हो गया? यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक पदार्थ, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे खनिज कहते हैं। यानी कि निश्चित संगठन होता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक और खनिज कहते हैं। अब ये जो खनिज होते हैं, जो कई ऐसे खनिज हैं जो हमारे को क्या है? यानी कि अधिकतर जो है हमारे को भूगर्भ से, यानी कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। ये क्या है? पृथ्वी के अंदर भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जो क्या होते हैं? अपने आप निर्मित होते हैं या बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? कई प्रकार के खनिज होते हैं, उनमें भी यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? जैसे नीचे तरल पदार्थ हैं वो क्या है? गर्म होते हैं, तो वो कई चीज़ों को क्या है? परिवर्तित कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं देखो, आज अपन इसमें यही करेंगे। यानी कि हमारे जो खनिज है वो खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से, यानी कि अपने आप बनते हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं है, यानी कि प्रकृति ने अपने आप इसको बनाया है। अब इसके बाद में बात करते हैं खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार। अब देखो खनिजों के प्रकार, यानी कि खनिज भी क्या है? कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से या इनके संगठन के आधार पर खनिजों को अपने दो भागों में बांटते हैं। किसमें भागों में? दो भागों में बांटते हैं। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं देखो, खनिजों के प्रकार में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसको कहते हैं धात्विक खनिज। क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। और एक होता है अधात्विक खनिज। कौन सा होता है? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज। अब देखो बच्चों, यानी कि खनिज धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं देखो, आपने देखा होगा कि धातु किसे कहते हैं? जैसे अपने कोई मान लो बर्तन है,
बर्तन क्या है, उसको अपन मारते हैं तो वो क्या टन जैसी बोलता है, यानी कि उसमें क्या होती है, एक धातु की विशेषता होती है कि उसमें चमक होती है अपनी, यानी कि धातु जो होता है उसमें क्या होती है, चमक होती है, और वह क्या होता है, कठोर भी होता है। और इसके अलावा उसमें क्या होता है, यानी कि वह जैसे ही उसको बजाते हैं वो आवाज भी करता है। अब आगे चलते हैं, यानी कि खनिज जो हमारे हैं कौन से, धात्विक खनिज हैं, यानी कि धातु से बने हुए को क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं, यानी कि एक निश्चित रासायनिक संगठन से ये बने होते हैं। अब ये धात्विक खनिज होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, यानी कि धात्विक खनिज भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह कौन से होते हैं, एक तो होता है जो जिसमें लोहा पाया जाता है, यानी कि लोहा अयस्क होता है, या एक होता है अलोह धातु। तो एक होती है लोहा धातु जिसमें क्या है, लोहा पाया जाता, और एक होता है अलोह खनिज, लोहा खनिज। अब देखो, यानी कि एक में ये जो है, इसमें क्या है, लोहे की मात्रा होती है, इसमें लोहा नहीं होता, यानी कि धात्विक तो होते हैं लेकिन इनमें भी एक में लोहा होता है, एक में नहीं होता है। और ये भी क्या है, यानी कि जो लोहे से युक्त होते हैं, या उनमें जो लोह मिश्रण होता है या मिला हुआ होता है, उनमें से मुख्य रूप से आते हैं, जैसे अपने आता है मैग्नीज, सबसे पहले उदाहरण क्या आता है, जैसे मैग्नीज, और उसके बाद में लोहा, जिसमें क्या लोहा होता है, लोहा अयस्क मिला हुआ होता है, क्रोमियम, और उसके अलावा क्या होता है, निकेल और टंगस्टन, ये सब क्या है, धातु यानी कि लोहे से युक्त होती हैं। तो कौन कौन सा होगा, जैसे लोहा, क्रोमियम, टंगस्टन, मैग्नीज, तो ये क्या है, यानी कि इनमें लोहे की मात्रा होती है, कि इसमें लोहा प्राप्त या लोहा इसमें मिक्स होता है या मिला हुआ होता है, उसे कहते हैं लोहा खनिज। और जो जिसमें लोहा बिल्कुल भी मात्रा में नहीं होता उनको कहते हैं एलोहा। एलोहा नाम से पता चला, यानी कि उसमें लोहा नहीं होता, जैसे अपने सोना, चांदी, तांबा और शीशा, ये सब धातुएं हैं, उनमें लोहे की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, एलोहा। जैसे क्या क्या होगा इसमें, सोना, चांदी, तांबा और शीशा आदि, यानी कि इनमें क्या होता है, लोहा बिल्कुल भी नहीं होता, इस वजह से क्या कहते हैं, अलोहा धातु कहते हैं। तो कौन आ गए, सोना, चांदी, तांबा, शीशा आदि होते हैं। अब जो ये धातु या खनिज हमारे को प्राप्त होते हैं, वो किससे होते हैं, सेल से। किससे होते हैं, सेलों से होते हैं। अब सेल किसे कहते हैं, यानी कि खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक क्या होता है, समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, सेल होते हैं। सेल कहते हैं, यानी कि पहाड़, अपने साधारण भाषा में क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, यानी कि पहाड़ों के अंदर अनेक ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीजें पाई जाती हैं। अब जैसे लोहा, अब लोहा में क्या है, यानी कि लोहा और भी कोई खनिज होते हैं, वो संपूर्ण जगह पर यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। ये भी क्या है, कहीं जगह ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ये सब क्या है, इनका वितरण भी क्या है, अलग अलग जगह होता है, यानी कि जिस प्रकार की सेलें होती हैं उनमें ये सारे खनिज पाए जाते हैं। अब इसके बाद में यानी कि लोहा और अलोहा खनिज हो गया। फिर इसके बाद में जो अधात्विक कौन से आते हैं, अधात्विक आते हैं, जिसमें आते हैं जैसे चूना पत्थर या पत्थर आता है, वो क्या है, अधात्विक, यानी कि उसमें कोई धातु नहीं होती है। तो क्या हो गया, चूना पत्थर। अधात्विक में क्या आ गया, जैसे चूना पत्थर, एक होती है अभ्रक, जैसे क्या होगी, चूना पत्थर, अभ्रक, और इसके अलावा जिप्सम, क्या होती है, जिप्सम, और जैसे जिप्सम, और इसके अलावा जो हम प्रत्येक घर में अपन काम लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, नमक आदि। यानी कि इन चीजों में क्या है, लोहे की मात्रा या धातु की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि कोई किसी प्रकार की धातु मिक्स नहीं होती है। क्या, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम और नमक, जो अपने नमक तो सभी घरों में होता है, वो भी क्या है, एक
अधात्विक खनिज है, यानी कि खनिजों से प्राप्त करते हैं। अब जो ये सारे खनिज हैं वो क्या है, इनके सबके क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। क्या होते हैं, अयस्क। अयस्क का मतलब होता है कच्चा माल। क्या होता है, कच्चा माल, यानी कि आज से और जो अयस्क है, यानी कि विश्व में अब तक 2800 से अधिक अयस्कों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन उनमें से मात्र कितने 100 के आसपास ही जो अयस्क हैं वो क्या है, जिनका संगठन बना हुआ है और वो धातुएं निर्माण में उनकी पुष्टि हो चुकी है। तो ये है, यानी कि सभी खनिज किससे, अयस्क से बने हुए होते हैं। अब इसके बाद अयस्क किसे कहते हैं, यानी कि सेल जिसमें खनिजों का क्या होता है, खनन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, यानी कि उनको निकाला जाता है, उसको क्या है, अयस्क। यानी कि कोई भी, जैसे आज अपन वस्तु का किसी का ये, अब जैसे ये पेन है तो ऐसे ही निकला नहीं है, जैसे लोहे की कोई वस्तु है वो ऐसे ही नहीं आती, जैसे सिरिया होता है, पाइप होता है, वो ऐसे ही नहीं बनते, यानी कि पहले उनका क्या है, अयस्क से, यानी कि सेलों से निकाला जाता है, फिर उसके बाद में उसका क्या किया है, उसमें परिष्करण किया जाता है, उनको गर्म किया जाता है, उनके अनेक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है, उसके बाद में ये क्या होता है, निर्माण होता है, जो आपण वस्तुएं बनकर आती हैं, वो कई सांचों में उनको ढाला जाता है। तो ये क्या हो गए अपने खनिज, यानी कि मुख्य रूप से संगठन के आधार पर कितने प्रकार खनिज होते हैं, दो कौन होते हैं, एक तो धात्विक और एक अधात्विक। जो धात्विक होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं, यानी कि लोहे खनिज और एलोह खनिज, यानी कि जिसमें लोहे की मात्रा होती है और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसको एलोह धातु कहते हैं। तो ये बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में यानी कि जो खनिज अपने हैं उनका, जो हमारे खनिज हैं, जो हमारे खनिज हैं उनको कैसे निकाला जाता है या निष्कर्षण उसका कैसे किया जाता है। देखो ऐसे ही अपने जो वस्तुएं जो अपने देखते हैं वो ऐसे ही नहीं बनती, यानी कि खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उनको जो प्राप्त होती है उनको कैसे बनाया जाता है। तो खनिज कैसे निकाले जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों का निष्कर्षण। देखो अब खनिजों का निष्कर्षण भी कई विधियों से किया जाता है। जैसे एक होता है सबसे पहला खनन। खनन का मतलब क्या होता है, साधारण से भाषा में जानते हैं, खोदना या खोद कर निकालना। फिर उसके बाद में आता है प्रवेधन। क्या आता है, प्रवेधन, यानी कि जो निकालते हैं उसको किस विधि से निकालते हैं वो इसमें आ गया। फिर उसके बाद में आ गया था आखनन, यानी कि जो अपने आसपास के क्षेत्र में वैसे थोड़ी सी भूपृष्ठ को हटाया और उसके बाद में अपने को प्राप्त होता है, जैसे चूना पत्थर है तो यानी कि वो हर जगह पे थोड़ी सी मिट्टी हटाई या वो उससे ऊपर से हटाया और वो प्राप्त हो जाता है, यानी कि भूपृष्ठ के ऊपरी भागों में पाए। तो देखो सबसे पहले आता है खनन। खनिजों का सबसे पहले क्या किया जाता है, खनन। क्या किया जाता है, खनन। अब ये जो खनन है यानी कि खनन किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह, यानी कि जो पृथ्वी की सतह होती है उसके अंदर जो दबे हुए सेलों से, अंदर जो दबे हुए सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। तो क्या समझ में आ गया बच्चों, यानी कि खनन किसे कहते हैं, यानी कि हमारे जो भूगर्भ या पृथ्वी है उसकी सतह से नीचे जो दबे हुए क्या है खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। अब उसके बाद में देखो खनिज जो होता है वो भी दो विधियों से निकाल, कैसे, एक तो होता है विवृत। विवृत का मतलब ऊपर बिछा हुआ। विवृत किसे कहते हैं, यानी कि कम गहराई में जो स्थित होते हैं, कम गहराई में जो खनिज पदार्थ होते हैं या पृष्ठ के जो ऊपरी भाग में होते हैं उनको हटाकर, यानी कि ऊपर के जो पृष्ठ को हटाते ही क्या निकल जाते हैं, खनिज प्राप्त हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, विवृत। और उस दूसरा होता है कूपकी। तो यानी कि खनन भी दो प्रकार का होता है। कैसे होता है, तो खनन समझ में आ गया बच्चों। खनन किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। और खनन दो प्रकार, तो एक होता है विवृत। क्या होता है, विवृत। और एक होता है कूपकी। अब देखो ये कैसे होता है, विवृत का मतलब होता है कि भूपृष्ठ को हटाकर उसके नीचे से खनिज निकालना। और दूसरा है कूपकी। कूपकी का मतलब होता है, कूप का मतलब होता है कुआं,
यानी कि नीचे खोद कर, यानी कि या वो कुछ खड्डा करके उसको जो निकालते हैं कुएं टाइप में, वो होता है कूप की, यानी कि कुआं बनाकर ही निकाला जाता है। तो कूप क्या होता है, यानी कि ये क्या है, वेधन। क्या होता है, वेधन। वेधन का मतलब नीचे से उसको निकाला जाता है, यानी बहुत गहराई से। ये क्या होता है, बहुत गहराई से जो खनिज प्राप्त होते हैं उनको निकालने की एक विधि है। तो क्या है, इसको कहते हैं कूप की विधि। तो ये हो गई कूप की विधि। अब इसके बाद में प्रवेधन, यानी कि उसके खनन का क्या किया जाता है, प्रवर्धन। क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है, प्रवेधन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रवेधन किया जाता है। प्रवेधन कैसे किया जाता है, यानी कि जो ये जो विधि है वो किसमें, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम का मतलब जो हमारे जो क्या होते हैं, पेट्रोल डीजल है, ये जो प्राप्त होते हैं उनको इस क्या किया जाए, इस विधि से निकाला। तो प्रवेधन यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस है, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो जो क्या है कि धरातल के बहुत ही नीचे होती है, और उनको यानी कि मशीनों के माध्यम से उसको बहुत गहराई से निकाला जाता है। उसको क्या कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं, या बहुत ही गहराई से इनको निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रवेधन। यानी कि ये मुख्य रूप से किसमें आता है, जैसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, यानी कि इनको निकालने के लिए बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है, और वे मशीनों के माध्यम से निकाला जाता है। इस वजह से क्या कहें, यानी कि प्रवेधन इनका ऐसे किया जाता है। फिर होता है आखनन। क्या होता है, आखनन, यानी कि एक विधि कौन सी है, आखनन। आखनन यानी कि भूपृष्ठ को थोड़ा सा ऊपर से हटाया, और यानी कि सतह के निकट जो स्थित होते हैं अयस्क या खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, आखनन कहा जाता है। यानी कि आप उसको आसानी से खोदकर अपने निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं आखनन। तो ये यानी कि निष्कर्षण, यानी कि इनको निकालने की क्या है, 3 विधियां होगी। तो एक तो हो गई खनन के द्वारा, एक प्रवेधन के द्वारा, और एक आखनन के द्वारा, यानी कि खनिजों को भूपृष्ठ से बाहर निकाला जाता है। ये क्या है, बहुत ही गहरा कुआं किया जाता है, उसके अंदर मशीनों से क्या है वो चीज बाहर निकाली जाती है। तो वो किसमें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में ये होता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में यानी कि खनिजों का क्या है उपयोग, अपन कहाँ कहाँ करते हैं। तो उपयोग तो आपको पता है, यानी कि हम जब सुबह से उठते हैं और रात को सोते हैं, जब तक यानी कि अनेक वस्तुओं का अपन प्रयोग करते हैं, तो वो सारी किससे बनी हुई हैं, खनिजों से ही बनी हुई हैं। जैसे अपने पास क्या है, जैसे सुबह उठते ही हैं क्या पीते हैं, जैसे मान लो चाय पीते हैं, किसमें पीते हैं, कप में। कप भी क्या है, एक खनिज पदार्थ से ही बनी हुई है। उसके बाद गिलास है, गिलास भी क्या है, एक खनिज पदार्थ से निर्मित है। कोई स्टील का बना हुआ है, कोई शीशे का बना हुआ है, यानी कि सारे क्या है इनका अपने उपयोग करें, यानी कि सभी संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग हो रहा है। फिर उसके बाद उपयोग तो हो रहा है, लेकिन इनका संरक्षण कैसे किया जाए। यानी कि खनिज हैं जो एक निश्चित मात्रा में हमारे भूगर्भ में है, और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, और जो ये खनिज हैं वो ऐसे ही नहीं बने जाते, इनको हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बढ़ने में, और इनकी एक बहुत ही धीमी गति से बढ़ने की प्रक्रिया होती है। अब जो प्रक्रिया यानी कि धीमी गति से जो ये बढ़ने की प्रक्रिया है, उसमें जनसंख्या तीव्र गति से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खनिज कम हो रहे हैं, तो अपने को इनको बचाना है और इनका संरक्षण करना है। यानी कि जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनका उपयोग नहीं करना है, और इन खनिजों को अपन बचा सकते हैं, और मितव्ययता से इनका उपयोग करके अपन इनको बचा सकते हैं। तो ये हो गया इनका संरक्षण। यानी कि खनिज तो निश्चित मात्रा में, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये हो गया बच्चों खनिज। अब जो ये खनिज होते हैं वो सारे क्या है, हमारे पृथ्वी के भूपृष्ठ में पाए जाते हैं। अब इनका क्या होता है, रंग, घनत्व, कठोरता, और इन आधारों पर इनको क्या है अपन पहचान सकते हैं। यानी किसी का रंग जैसे काला हो गया है, किसी कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है, कोई कठोर होता है, कोई मुलायम होता है, कोई किसी का रासायनिक संगठन है अलग होता है। तो इन चीजों के माध्यम से अपन इनको पहचान सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं, यानी कि ये तो हो गया अपने खनिज, ये क्या हो गए, खनिज हो गए। उसके बाद में अपने जो चलते हैं वो है
शक्ति संसाधन, यानी कि दूसरा अपना क्या है शक्ति संसाधन। आप देखो शक्ति संसाधन क्या होते हैं, यानी कि सुबह जब अपन उठते हैं तो अपने को प्रकाश किसके माध्यम से, यानी कि सूर्य से प्राप्त होता है। उसके अलावा घर में जैसे शाम होती है तो अपने क्या है स्विच दबाया और प्रकाश आ गया, वो कहाँ से आता है, वो अपने विद्युत से आता है। तो यानी कि जो शक्ति संसाधन जिन्हें पावर, यानी कि जो अपने को ऊष्मा क्या देते हैं, ऊष्मा प्रकाश ये सारी चीजें जो हमारे से प्राप्त होती है उनको क्या कहते हैं, शक्ति संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति संसाधन कहते हैं। अब जो ये शक्ति संसाधन है यानी कि इनका उपयोग भी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा, यानी कि सुबह से लेकर जब सोने से तक अपन इनका उपयोग करते हैं। तो दूसरा क्या आ गया, शक्ति संसाधन। कौन सा, शक्ति संसाधन। अब शक्ति संसाधन देखो अपन सुबह देखते हैं, जैसे सुबह उठ के लाइट दबाई, जैसे घर में और भी कई चीजें हैं जिनका क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं, जैसे मशीन है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर किससे चलता है, ट्रैक्टर में मान लो डीजल डालेंगे तो वो उससे चलेगा, यानी कि उसको क्या है खनिज जो डीजल है, डीजल प्राप्त होगा तो वो चलेगा। उसके बाद में जैसे लाइट नहीं आती तो अपना बल्ब नहीं जलेगा, तो वो भी क्या है शक्ति का संसाधन है। अब ये जो शक्ति के संसाधन है वो भी क्या है दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन से होते हैं, जो एक तो होता है परंपरागत। तो एक संसाधन क्या हो गया, परंपरागत। एक होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। अब ये कैसे होते हैं, देखो परंपरागत का मतलब होता है कि जिनका अपन सदियों से क्या है उपयोग करते आ रहे हैं, वो परंपरागत संसाधन होते हैं। और ये परंपरागत संसाधन में भी क्या होते हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन। ईंधन और जीवाश्म ईंधन। अब ईंधन तो ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनमें आज भी लगभग 50%, कितने, लगभग 50% लोग इस ईंधन कहने की लकड़ियों से क्या कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। घर में जैसे मान लो खाना बनाते हैं, खाना किससे बनाने हैं, लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। जैसे पानी गर्म कर रहे हैं तो किससे, लकड़ी जला के कर रहे हैं। तो ये क्या है, ईंधन, यानी कि जिससे अपने को ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ईंधन क्या है, पकाने और क्या करते हैं, उसको पकाते हैं जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए क्या है, ऊष्मा की जरूरत। ऊष्मा क्या है, ईंधन, यानी कि लकड़ियां जलाएंगे तो उससे होगा। यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज इसका भी लगभग 50% क्या हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, परंपरागत में क्या हो गया, खनिज ईंधन व जीवाश्म ईंधन, यानी कि ईंधन व जीवन ईंधन, यानी कि मैंने बता दिया कि ये जो लकड़ियां यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर क्या है इनका उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में आता है जीवाश्म ईंधन, यानी कि अपने भूगर्भ में, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में, यानी कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हो गए, जो दलदली क्षेत्र थे या उनमें जीवाश्म यानी कि लकड़ियां के टुकड़े थे, पेड़ थे, पौधे थे, जीव थे, वो क्या हो गए, इनमें दब गए, जिससे करोड़ों वर्ष के बाद में अपने इसको क्या है जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन भी क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कोयला, क्या है, कोयला। अब कोयला क्या है, यानी कि करोड़ों वर्ष कोयले को बनने में क्या है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और इसी कोयले में भी क्या है, जितना ज्यादा पुराना होगा वो इतना ही अच्छा होगा। तो आप इसमें की क्या आ गए, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि ईंधन तो मैंने बता दिया, एक तो हो गया लकड़ी ये जो अपन प्राप्त करते हैं, और जीवाश्म ईंधन में सबसे पहले क्या आ गया, जैसे कोयला, क्या आ गया, कोयला। कोयला का नाम आपने सभी ने सुन रखा है। अब ये जो कोयला होता है वो भी क्या है, जैसे 4 प्रकार का क्यों होता है, क्योंकि वो जिसमें कार्बन की मात्रा या जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो राख कम से कम देता है उसको अच्छा कोयला मानते हैं, और जो राख ज्यादा देता है वो हल्का कोयला होता है। तो यानी कि कोयला, तो सबसे पहले क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन में कोयला। अब कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखो इसके। तो सबसे पहला यानी कि सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। अब जो ये कोयला एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें
कार्बन की मात्रा यानी कि 90% तक होती है, यानी कि कार्बन की मात्रा 90% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। और जब ये जल जाता है तो राख बहुत ही कम देता है, यानी कि राख बहुत ही कम छोड़ता है। उसके बाद में यानी कि बहुत ही अच्छा कोयला जो है जो ये पाया जाता है। उसके बाद में आता है दूसरा जो कोयला है वो क्या है, बिटुमिनस। कौन सा है, बिटुमिनस। अब जो ये बिटुमिनस कोयला है वो क्या है, यानी कि लगभग इसमें कार्बन की मात्रा होती है 70 से 90% क्या होता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, यानी कि ये इससे थोड़ी ज़्यादा राख देता है और ऊष्मा इससे थोड़ी कम देता है। फिर इसके बाद में आता है लिग्नाइट। क्या आता है, लिग्नाइट। अब जो ये लिग्नाइट कोयला है वो क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा 50-45 से लेकर कितने तक, 60-65 या 70 तक इसमें कार्बन इसमें क्या है, कार्बन पाया जाता है। फिर उसके बाद में होता है पीट कोयला, यानी कि वो क्या है, जो अपने यानी कि वनस्पति का प्रथम यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको थोड़ा सा जला के और काला सा हो जाए वो ही क्या है, पीट कोयला। यानी चौथा कौन सा है, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, यानी कि 45% से कम होती है। क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये यानी कि कोयला। तो जीवाश्म ईंधन में सबसे पहला क्या आ गया, कोयला। और ये कोयले से ही क्या है, वो आज से नहीं पहले से क्या है, हमारी रेलगाड़ियां जो चलती थी वो कोयले से ही चलती थी। फिर उसके बाद में आता है तापीय ऊर्जा। क्या आती है, तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे प्राप्त की जाती है, यानी कि कोयले से ही की जाती है। अब उसके बाद में आता है पेट्रोलियम। क्या आता है, पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन में दूसरा क्या है, पेट्रोलियम। अब जो ये पेट्रोलियम है, यानी कि ये जो पेट्रोलियम है वह क्या है, एक लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा से बना है। किससे बना है, पेट्रा से बना है। या किससे बना है, पेट्रा से। किसका है, लैटिन भाषा का शब्द क्या है, पेट्रा। इस पेट्रा क्या है, यानी कि ये क्या है, पेट्रा और ओलियम यानी कि दो शब्दों को मिलाकर ये बना है, जिसमें पेट्रा यानी कि ये क्या है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब ये जो पेट्रा का मतलब होता है सेल। क्या होता है, सेल। पेट्रा का मतलब क्या होता है, सेल। यानी कि लैटिन भाषा में इसका अर्थ निकल के क्या आता है, सेल होता है। अब जो ये होता है पेट्रोलियम होता है, उसके बाद में इसका दूसरा है ओलियम, यानी कि किससे मिलकर बना है, दूसरा इस पेट्रा का मतलब हो गया सेल और दूसरा क्या, ओलियम। यानी कि इसका मतलब होता है तेल। क्या होता है, इसका मतलब होता है तेल। तो इसका पूरे का पेट्रोलियम का अर्थ क्या हो गया, यानी कि सेल से जो तेल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अब जो ये इससे पेट्रोलियम होता है उससे क्या क्या बनते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, तारकोल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पेट्रोलियम में ही आती हैं। ये जो विश्व यानी कि आज से ये भी क्या जीवाश्म ईंधन की करोड़ों वर्ष पूरे भूगर्भ में दब गए और ताप और दाब के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे ये पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। एक काला सा यानी कि गाढ़ा लसलसा सा पदार्थ प्राप्त होता है। उसके बाद में क्या किया जाए, मशीनों द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है या साफ किया जाता है। उसके बाद में साफ करने के बाद में अपने को जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और तारकोल, ये चीज़ें इनसे क्या होती है, मोम, ये इनसे प्राप्त होती है। अब जो ये पेट्रोलियम है उसको क्या कहते हैं, यानी कि काले रूप में प्राप्त होता है। इसको जैसे इसको क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे काला सोना भी कहते हैं। अब इसके बाद पेट्रोलियम के बाद में आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, गैस। अब जो प्राकृतिक गैस भी किसके साथ में पाई जाती है, यानी कि पेट्रोलियम के साथ में ही पाई जाती है। ये इससे ऊपर होती है, यानी कि गैस क्या होती है, हल्की होती है,
अब ये बनती कैसे, यानी कि हमारे भूगर्भ में जो वनस्पति की दब गई और ताप और दाब के कारण क्या बनती है, भाप बनती है। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनती है, भाप, वैसे ही क्या है ये गैस बनती है। अब ये गैस बनती है तो ये भी क्या है, एक खनिज, इनको मशीनों के माध्यम से इसको निकाला जाता है और ये पेट्रोलियम के साथ में ही निकाली जाती है, उसको अलग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा CNG। CNG क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो पेट्रोल और डीजल होता है उससे क्या है, कम प्रदूषण करती है। और इससे आज अपने कई वाहन भी चलाए जा रहे हैं, जो बड़े महानगरों में अधिकतर किससे, इसी गैस से ही वाहन चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यह कम प्रदूषण फैलाती है, इस वजह से इसका उपयोग ले रहे हैं। अब इसके बाद में आता है, क्या आता है, जल, हाँ, फिर ये तो हो गए खनिज, ये हो गए परंपरागत हो गए। अब इसके बाद में, हाँ, परंपरागत में एक आता है जल विद्युत। क्या आता है, जल विद्युत। अब जल विद्युत का नाम सुना हो, यानी कि जो जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो कैसे की जाती है, जैसे देखो, यानी कि कोई मास क्या होता है, बांध बना हुआ होता है। क्या बना होता है, बांध में पानी रुका हुआ होता है, वो पानी को क्या करते हैं, जैसे पाइपों के माध्यम से या वैसे कुछ बनाकर क्या किया जाता है, टरबाइनों पे क्या है, उस पानी को गिराया जाता है और वो क्या करते हैं, जैसे घूमते हैं, उस पर जैसे ही पानी गिरेंगे पंखुड़ियाँ सी लगी होती हैं, वो घूमते हैं और घूमते हैं तो क्या बनती है, विद्युत बनती है। और आज अपने, यानी कि जितनी भी विद्युत अपने को प्राप्त होती है उसमें से 25% किससे, जल विद्युत प्राप्त होती है। तो ये भी क्या है, परंपरागत अपना क्या है, शक्ति संसाधन है। यानी कि जल के द्वारा जो विद्युत प्राप्त की जाती है वो भी क्या है, प्राकृतिक या परंपरागत, यानी कि वर्षों से की जा रही है। और विश्व में, यानी कि आपको बता दूं, विश्व में सबसे पहले यानी कि जल विद्युत उत्पादन कहाँ से हुआ, नॉर्वे एक ही देश है, उसमें से ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद में अपने, ये तो हो गए शक्ति, हाँ, ये हो गए परंपरागत साधन। अब इसके बाद में आता है गैर परंपरागत। कौन से आते हैं, गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। अब जो गैर परंपरागत शक्ति संसाधन है उनमें देखो कौन कौन से हैं। जैसे अपन सुबह उठते हैं तो अपने किसकी किरणें देखते हैं, सूर्य की किरणें। और सूर्य की किरणें देखते हैं तो ये सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य का जो प्रकाश है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली, जो अपने को क्या देता है, ऊष्मा देता है। क्या देता है, ऊष्मा देता है। अगर अपन देखो गर्मियों के दिनों में सूर्य के सामने जैसे मान लो खड़े हैं दोपहर के टाइम, तो अपना शरीर क्या हो जाएगा, जलन सी महसूस करता है, यानी कि इतनी ऊष्मा प्राप्त हो जाती है कि अपने को क्या लगने लग जाती है, गर्मी लगने लग जाती है। तो इसके यानी कि सौर जो अपने को सूर्य से जो रोशनी प्राप्त होती है उससे क्या है, सौर ऊर्जा प्राप्त। अब इसका प्रयोग अपन घर पे भी कई चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे कि अपने मान लो दादाजी है या और है जिसका क्या है, आँख बनवा के आते हैं, जो आँखों का चश्मा होता है उसको अपन सूर्य की तरफ से करके और किसी कागज़ पे उसकी क्या डालते हैं, लेंस से उसका फोकस डालते हैं तो क्या झड़ने लग जाता है। यानी कि ये ऐसा साधन है या शक्ति संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो सबसे गैर परंपरागत शक्ति संसाधन में सबसे पहले क्या आ गया, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो किससे प्राप्त होती है, अपनी सूर्य से, और ये है क्या है, कभी समाप्त नहीं होने। और वर्तमान सौर ऊर्जा कैसे, जैसे एक प्लेट सी बनाई जाती है और प्लेट पे क्या होती है, जैसे सूर्य की क्या है, सूर्य की किरणें इस पे गिरती है। क्या गिरती है, सूर्य की किरणें। और इसको क्या किया जाता है, जैसे कोई बैटरी उसमें इसको लिया जाता है और उसके बाद में क्या होता है, जैसे अपने बल्ब इसको जला सकते हैं। तो ये क्या है, इस प्लेट से इसकी सूर्य की किरणें बनी होती हैं और इसमें संधारित होती है, बैटरी होती है। तो ऐसे सौर ऊर्जा अपने को, और ये कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन इसमें थोड़ी समस्या क्या है कि ये बहुत ही महंगी पड़ती है, लेकिन एक बार लगने के बाद में क्या होती है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो ये क्या हो गए, यानी कि सौर ऊर्जा सूर्य से जो अपने को प्राप्त होती है वो होती है गैर परंपरागत। अब उसके बाद में आती है पवन ऊर्जा। क्या आती है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, अब देखो पवन यानी कि पवन भी क्या है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। पवन कैसे, जैसे हवा जो चलती है उससे भी क्या होती है, जैसे पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं। पवन चक्की कैसे, जैसे मान लो ऐसे एक बड़ा सा होता है जिसके अंदर ऐसे पंखुड़ियाँ लगी हुई होती हैं और ये क्या है, जैसे ही हवा आती है ये घूमती हैं और यहाँ इस पे धीरे धीरे क्या होते हैं, ये
घूमती है तो टरबाइन घूमता है, उससे क्या बनती है, विद्युत बनती है। तो ये पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होने। और जहाँ पर अपने जो मान लो जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी खूब, जो पश्चिम भाग उसमें खूब ये इसका बहुत ही क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है पवन ऊर्जा का। लेकिन ये भी क्या है, थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन एक बार लगने के बाद में बहुत ही सस्ती हो जाती है। और इसको कभी समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा संसाधनों में इसको लेते हैं। तो ये क्या होती है, पवन, इसको क्या कहते हैं, पवन चक्की या पवन चक्की कहते हैं। यानी कि ऐसे होती है, जैसे ही हवा आती है तो ये क्या है, घूमने लग जाती है और इससे क्या है, विद्युत प्राप्त होती है। जो टरबाइन होते हैं वो घूमे के हैं, जिससे क्या है, विद्युत बनती है। तो यानी कि इससे भी अपन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिर होती है इसके बाद में परमाणु ऊर्जा। क्या होती है, परमाणु ऊर्जा। अब जो परमाणु ऊर्जा, परमाणु का मतलब होता है विखंडन, यानी कि फूटना। परमाणु बम का नाम सुना होगा, जो हमारे विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के देश है उन पर गिरवाया गया, जिससे आज भी वहाँ पर जो वहाँ की जनसंख्या है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो परमाणु ऊर्जा से भी क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कैसे की जाती है, यानी कि इसके यूरेनियम और थोरियम रेडियो कार्बन के जो क्या है पदार्थ हैं, उनसे क्या किया जाता है, उनको विखंडन किया जाता है। विखंडन का मतलब जैसे एक ही जगह होती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यूरेनियम और थोरियम को इसका विखंडन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें से जो भाप बनकर निकलती है वो क्या होती है, टरबाइनों को चलाती है और टरबाइन से क्या निकलती है, विद्युत निकलती है। इस ऐसे निकलती है तो इससे क्या होती है, विद्युत प्राप्त होती है। और लेकिन यह बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे अपने भारत में भी परमाणु ऊर्जा के कई संयंत्र लगे हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर क्या है, तारापुर, महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर में भी है एक संयंत्र। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो रावतभाटा में भी इसका संयंत्र लगा हुआ है। और उसके बाद में नरेगा वो क्या है, यूपी के अंदर लगा हुआ है। और कलपक्कम ये वो भी क्या है, वो तमिलनाडु के अंदर लगा हुआ संयंत्र। तो ये परमाणु ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद में आती है जैसे भूतापीय ऊर्जा। क्या आती है, भूतापीय अब जो ये भूतापीय ऊर्जा है, यानी कि भूमि के अंदर से ताप प्राप्त करना। यानी कि हमारे जैसे जैसे भूमि के अंदर जाते हैं तो तापमान क्या है, बढ़ता जाता है। उस तापमान, बढ़े हुए तापमान को क्या ऊर्जा के रूप में प्रयोग कई जगहों पर किया जा रहा है, जिससे कई कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अपने हिमाचल प्रदेश में भी एक इसका संयंत्र लगा हुआ है, जिसमें संयंत्र लगा हुआ उसमें आज कई रसोई घर या उनमें उसका उपयोग किया जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश का है मणिकर्ण, क्या है, मणिकर्ण, उस जगह पर इसका संयंत्र लगाया हुआ है भूतापीय। यानी कि भूमि के अंदर से जो ताप प्राप्त होता है उससे ऊर्जा बनाई जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ये भी क्या है, गैर परंपरागत में आती है। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, देखो ज्वार यानी कि समुद्र का जल क्या होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसको भी क्या करते हैं, यानी कि जब जल ऊपर उठता है तो क्या है, बहुत सारा पानी उसके साथ में आता है और समुद्र के पास में यह क्रिया दिन भर चलती रहती है। इसको भी क्या है, इससे भी टरबाइन, वहाँ उन तटीय क्षेत्रों में टरबाइन लगाए दिए जाते हैं, जिससे क्या है, विद्युत या ऊर्जा अपने को प्राप्त हो रही है। फिर उसके लास्ट जो अंतिम आता है वो आती है बायोगैस। अब बायोगैस यानी कि हमारा जो कूड़ा कचरा, जो पशुओं का जो गोबर प्राप्त होता है उसको क्या करें, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। और एक जगह इकट्ठा करने के जैसे बड़ा सा टैंक बना देते हैं, उसमें क्या है, इसको कूड़े कचरे को डाल देते हैं। अब डाल देते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, सड़ने लग जाता है। और इससे क्या निकलती है, भाप निकलती है। क्या निकलती है, भाप निकलती है। और इससे निकली हुई भाप को क्या है, ऊष्मा के रूप में अपने प्राप्त करते हैं और इससे कई कार्य किए जाते हैं। तो ये थे अपने आज खनिज और शक्ति संसाधन, जिनके बारे में आपने चर्चा की। और सभी बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक में इसको अच्छी तरह से और पढ़ेंगे और सभी जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर प्राप्त करेंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए पूछ सकते हैं।